નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરોઆર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં વાત કરવાની છે વાદ વિવાદો વચ્ચે. અત્યારે ચોમાસું સત્રની તો શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પરંતુ તેની સાથે આ વાદ વિવાદો ચાલ્યા જ રહેશે કે પછી કોઈ અન્ય કામ કરવામાં આવશે? એક બાજુ જે રીતે સરકાર દ્વારા સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની પણ જે વાત કરવામાં આવી છે, આવતીકાલે સર્વદળીય બેઠક પણ બોલાવવામાં આવશે, અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે. સાથે જ રીતે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અલગ અલગ બિલ લાવવાની પણ અત્યારે જે ચર્ચા વિચારણાઓ જોવા મળી રહી છે. અને એક બાજુ આ હંગામો યથાવત છે. આ હંગામો યથાવત તો જોવા મળ્યું છે, પરંતુ હવે કયા બિલ ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે, કેવી રીતે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે, તે સવાલ યથાવત જોવા મળતો હોય છે. કારણ કે જ્યારે આજની જે શરૂઆત હતી, જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સંબોધન તો કરવામાં આવ્યું અને તેની સાથે જે અલગ અલગ મંત્રીઓની જે કહી શકાય કે જે જાણકારી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તે પણ ન જોવા મળ્યું હતું. અલગ અલગ મુદ્દાઓને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત જોવા મળ્યો હતો. આ વિરોધ પ્રદર્શન કેટલો યથાવત અને તેની સાથે હવે કેવો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવશે તેને લઈને સવાલ યથાવત છે. આ દરેક મુદ્દાઓ પર આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીશું. આ દરેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે દિલીપભાઈ ગોહિલ કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, આલોકભાઈ મહેતા કે जो वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन पांडे के जो वरिष्ठ पत्रकार है. जी आप तो ये तीनों का सबसे पहले तो स्वागत है. आलोक जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आज मानसून सेशन शुरू तो हो गया, मगर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी दिखे, बहुत सारा विरोध भी हुआ, सूत्रोच्चार भी हुआ, और उसके साथ आज का जो पहला दिन था वो पूरा भी हो गया. कैसे देख रहे हैं आप अगले सेशन को, और साथ में आगे कैसी कार्यवाही भी होगी? देखिए त्रिवेदी जी, जानते ही हैं कि जिस तरह से सदन शुरू हुआ है, से हम वर्षों से मैं देखता रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है. एक आध दो बार पहले, लेकिन जब मंत्रियों की इतनी बड़ी संख्या में उनको परिचय कराना था, उस समय भी हंगामा, इसमें कोई शक नहीं है. जैसे आपने कहा, का एक तरह से बहुत ही ज्यादा खतरा सारा सब मंडरा रहा है सारी दुनिया में, उसमें सरकार से क्या और आगे हो सकता है. और किसानों का मुद्दा भी बहुत निश्चित रूप से बहुत गर्म है. ऐसे मुद्दे, भारत चीन सीमा को लेकर के भी कई बार शंकाएं प्रतिपक्ष करता था. तो प्रधानमंत्री ने भी आज भी सुबह भी कहा, इसके पहले सर्वदलीय बैठक भी प्रधानमंत्री मौजूद थे. तो मुझे लगता है कि इस जो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए थी, बात हमारे कहा जाता है पहला कौर में ही मक्खी आ गई. तो और फिर दूसरा वो टेपिंग जासूसी वाला जो मुद्दा है, वो उसको उठा करके बहुत हंगामा हो गया. तो मुझे लगता है कि अच्छा गंभीरता के साथ बहस हो, मैं नहीं कह रहा हूँ पत्रकारों नेताओं की हो, यदि उसमें कोई ऐसा सबूत है या नहीं है तो अच्छा हो, और उसके बाद सरकार से जवाब लें. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये एक दुखद मेरा मानना है. एक आध बार जैसे यूपीए सरकार में भी ऐसी एक आध घटना हुई थी, लेकिन आज के संकट, सचमुच में संकट छाया हुआ है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को क्वारंटाइन, क्योंकि एक स्वास्थ्य मंत्री को था. ऐसी स्थिति में इन विषयों पर सभी दलों को मिलकर के विचार, उसके लिए स्थगन हो, समझ में आता है. किसानों को, वो भी कुछ पॉकेट में है. मैं नहीं जानता कि गुजरात उत्तेजित घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं घूम रहे हैं, तमिलनाडु या केरल में नहीं हो रहा है. केरल में भी इस समय कोरोना मुद्दों पर यदि चर्चा होती तो एक तो नहीं हुआ. जासूसी कांड में भी इजराइल की क्या नहीं किया, सरकार अभी तो कह रही उसका कोई सबूत पूरा कहीं आया नहीं, सरकार डिनाई करती रही. मुद्दे पर राहुल जी ने, बल्कि जो पत्रकार हैं जिनकी वेबसाइट, उन्होंने भी ये माना है कि भाई राहुल गांधी तो हर 3-4 महीने में फोन बदलते हैं. अभी टेप हुआ था या एक मैंने कुछ भी उसको कोशिश को छेड़छाड़ की गई, क्योंकि उसका कोई जड़ पड़ताल नहीं हुई. तो मुझे लगता है कि हुआ प्राइवेट ने किया, सरकार ने नहीं किया. सरकार जब कहती है तो इन सब नहीं कि कल ही पहाड़ टूट रहा है कि जासूसी आज हो गई तो कल हम गिरफ्तार हो जाएंगे, भेज चला गया चीन को, अमेरिका को, चाइना को. ऐसे मुद्दा नहीं था. इसलिए मुझे आने वाले दिनों में जरूर कुछ दिन ऐसे हंगामे होंगे, लेकिन कई जिम्मेदार नेता हैं. शरद पवार जी ने भी, कल प्रधानमंत्री ने उनसे भी बात की थी, और नेताओं से भी बात की है. राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भाई गंभीर विषयों पर चर्चा हो. सरकार जरूर बात करना चाहती है, लेकिन पिछले दिलीप भाई भी हमारे बहुत पुराने अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि सरकार हर बार कहती है, उसके बाद 15-15 दिन तक सेशन जब नहीं होता तो देश की जनता के प्रति चिंतित होती है कि हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है
वो खाली हंगामा कर रहे हैं, सबकी पार्टियों को, उसमें बीजेपी। ये सही है कि कहीं कहीं फ्लोर मैनेजमेंट में ऐसा कोशिश हो कि सबको समझा जा सके, लेकिन जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी, वही गुलाम नबी आजाद अब सदन में वहां नहीं है, लेकिन मान लो राहुल गांधी, तो अब वो उनसे क्या संवाद हो, जब वो बात ही नहीं करे, वो कहे कि सदन चलने नहीं देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए शुरुआत तो अच्छी, लेकिन फिर भी शरद पवार जैसे ऐसे कई नेता ऐसे हैं जिनको हर पार्टी में लोग ऐसे हैं, अनुभवी हैं, वहां भी जयराम रमेश मान लीजिए, वो लोग, दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी धैर्य यदि रख करके बात करें राज्यसभा में या लोकसभा में। अधीर रंजन चौधरी अभी वहां बंगाल में एक भी सीट उनका नहीं आया, उसके बाद भी अब वो नेता है, लेकिन पुराने नेता हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो लोग इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप और हम और जनता भी करती है। जी। हर्षवर्धन जी, एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा तो हुआ ही है, और उसके साथ प्रधानमंत्री अगर दोनों सदन में बातचीत भी करने वाले थे मगर वो स्थगित हो गए, और ये मानसून सत्र की जो हंगामेदार शुरुआत हुई है, कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए, शुरुआत तो आज बहुत अच्छी ढंग से नहीं हुई। एक खूबी है कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी जो है उन सवालों को उठाना की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आज इस मामले में पूरी तरह से जो है चूका है। उसको झांकने की ज्यादा जरूरत आज के समय में जो है वो महसूस किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों को जो है उठना बहुत जरूरी है। जिस तरीके का गतिरोध देखा गया, वहां प्रधानमंत्री सदन में अपनी बात रखने के लिए सदस्य थे, उनके परिचय के लिए सदन में जब वो उपस्थित हुए तो उनको जो है अपनी दिया गया। तो ये एक तरीके से संसदीय गरिमा को जो है तार-तार करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है, और कहीं न कहीं विपक्ष को इस बात को अभी समझने की जरूरत है कि उसका काम जो है सरकार है, उनकी आलोचना करना भी है और जनता के जुड़े सवालों को भी उठाने की जरूरत है। लेकिन और इस तरीके से संसद में जो है बहस ही नहीं होने देंगे। सदन के एक निर्वाचित सदस्य हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार के जो नेता हैं देंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो जो है खड़े होंगे। બિલકુલ દિલીપભાઈ, એક બાજુ જે રીતે સવાલ એ થતો હોય છે કે જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જ્યારે સદનમાં જવાના હતા, ચોમાસું સત્રની શરૂઆત કરવાના હતા, તેની પહેલે તેમણે પત્રકાર પરિષદમાં એટલે કે પત્રકારોને સંબોધ્યા હતા. તેમણે ત્યાં પણ એમ કહ્યું હતું કે અમે દરેક મુદ્દાઓ પર અર્થસભર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ. પરંતુ આજે પહેલી જ શરૂઆતમાં જે આટલો બધો હંગામો જોવા મળ્યો, સૂત્રોચ્ચાર જોવા મળ્યા, ક્યાંક જે હેલ્ધી એક ચર્ચા વિચારણા થવી જોઈએ પરંતુ તે જોવા મળતી નથી, માત્ર હંગામો જોવા મળી રહ્યો છે. હંગામા શબ્દને હિન્દી અને ગુજરાતી હંગામો થયો એ હંગામી ધોરણે નથી થયો, આ કાયમી ધોરણે થાય છે. એટલે હંગામો થાય છે, કાયમ માટે ધમાલ થતી હોય છે. જે હોવી ન જોઈએ. ભૂતકાળમાં આલોક જે યાદ કર્યું એ પ્રમાણે મનમોહન સિંહ બી જયારે પોતાના માટે કોશિશ કરી હતી ત્યારે એનો બી વિરોધ થયો હતો. પછી એમણે અરુણ જેટલી કે તમે કમસે કમ મિનિસ્ટરને ઇન્ટ્રોડક્શન તો મને હોત તો, એટલે હવે એ બી સારું નહોતું. અત્યારે થયું છે એ પણ સારું નથી. એ પ્રણાલિકા છે, સંસદનું સત્ર શરૂ થાય ત્યારે મૂળભૂત જોડાયા છે તો એનો પરિચય થઈ જાય, પછી તમારે વિપક્ષને તક મળવાની જ હતી પોતાને રજૂઆત કરવાની. ઉલટાનું જો સારી રીતે રજૂઆત કરો, આજે તો એવું પણ છે કે તમે જે ક્લિપ બનાવો છો અને સોશિયલ મીડિયામાં મૂકો છો, ગ્રુપમાં શેર કરો છો, સંસદમાં શું રજૂઆત કરી એ તમે તમારા મત વિસ્તારને, તમારા મતકોને વધારે સારી રીતે જણાવી પણ શકો છો. પણ એ માટે તમારે સંસદને, પણ એ નથી થયું. એકચ્યુઅલી આજે સૌથી વધારે જાસૂસી કાંડ અને પેગાસસનો મુદ્દો ચાલ્યો, પણ એ સિવાયના બી મુદ્દા ટીએમસી ના સંસદો છે બધા, એ સાયકલ લઈને ગયા હતા, એક જમાનામાં વાત લઈને પણ ગયા હતા. પણ આજે વાત થોડીક સાઈડમાં રહી ગઈ, કારણ કે બાદલ પરિવાર છે, પંજાબના સાંસદો છે, એમણે ઉઠાવ્યો, કારણ કે એમને ત્યાં પંજાબમાં ખેડૂતોનો મુદ્દો સૌથી અસર કરી રહ્યો છે, તો એમણે એ પણ મુદ્દો ઉઠાવવાની કોશિશ કરી હતી. કોંગ્રેસના નેતાએ મોંઘવારીનો મુદ્દો ઉઠાવવાની પણ કોશિશ કરી હતી, પેટ્રોલ પ્રાઇસીસ અને પેટ્રોલ, એટલે બાકીના મુદ્દાઓની પણ ચર્ચા થઈ હતી, પણ એક પણ ચર્ચા ન નીકળ્યો. બધી ચર્ચા કોશિશ થઈ, સાર નીકળવો જોઈએ એનો, કે નિષ્કર્ષ નીકળવો જોઈએ, અથવા સરકાર પાસેથી તમારે જવાબ આપવા જોઈએ, કર્યા હોય
તમે ધમાલ કરીને જાસૂસી કાંડ થયો છે એવું કહો, એના કરતા તમે એવો શાંતિ ગંભીર બાબત છે, અમારે આની તપાસ જોઈએ છે, સરકાર તપાસ કરે. પેગાસસનો સોફ્ટવેર જે ખરીદ્યો છે એનો શું ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, અને આમો આવ્યા છે એમાં સરકારે ખરીદેલા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થયો છે કે એ જવાબ માંગવાની જરૂર હતી, એને બદલે ધમાલ વધારે થઈ એવું લાગે. बिल्कुल आलोक जी, एक बार फिर ये फ़ोन टैपिंग विवाद सामने आया है, क्योंकि अगर फ़ोन टैपिंग विवाद की बात करें तो मोदी और शाह ने 15 साल पहले भी गुजरात में ये फ़ोन टैपिंग विवाद सामने आया था कि नेताओं और अधिकारियों के फ़ोन टैप करने के जो आरोप भी लगे थे, और राजनीति में फिर एक बार ये मुद्दा आया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए त्रिवेदी, वैसे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं, लेकिन मैं आप क्योंकि गुजरात में आया, लेकिन एक एक कानून है, ये काम कर रहा, मेरी शंका मेरे बारे में कुछ है तो सरकार उसको बाकायदा रिकॉर्ड में रख कर, राजस्थान या केंद्र में भी मैं इतनी वर्षों से देखता रहा हूँ, ऐसा नहीं। बेचारे जेल सिंह तो हमें बाहर ले जाके बात होगा, मतलब अच्छा पुरानी बात छोड़ दीजिए जेल सिंह जी की, मतलब वो राष्ट्रपति थे तब की बात बता रहा हूँ आपको। और बाद अभी प्रणब मुखर्जी साहब का टेलीफोन चिदम्बरम साहब ने टेप करा दिया, गलत, मैं कह रहा हूँ कि गलत था, लेकिन एक कानून में लिख के देना पड़ता है सेक्रेटरी लेवल पर कि भाई आपको ये कर रहा है। तो एक तो सरकार यदि किया होगा तो संसदीय समिति है, उसके लिए तो सब जिम्मेदार नेता हैं। लेकिन मेरा दूसरा कि मंत्रियों का पहले होता था इसलिए अब नहीं हो, या गुजरात में हुआ या नहीं हुआ, तो प्राइवेट एक कंपनी ने और दुनिया के उन देशों ने जो उनका वाशिंगटन पोस्ट हमारे भारत के खिलाफ हमेशा प्रचार करता है, आप उन सबके नाम देखिए जो इस चैन में थे जिन्होंने जांच वाच किया, और अभी भी फोन में खाली कहा इन सूची पर ये सॉफ्टवेयर से कोशिश की गई है। अब ये कई भारत में चीन का भी काम करता है, सोवियत केजीबी करता है, CIA करता है, पता नहीं किसने आकर के क्या किया, या भारत सरकार ने भी किया। मेरा मानना जासूसी कांड में उसको अतिरंजित करके जो ज्यादा दिखा, देखिए ये मामला आज भी नहीं आया, 2019 में इसकी चर्चा आ चुकी है। सिद्धार्थ वरदराजन, हम न्यू टाइम्स ग्रुप में काम कर चुके हैं, NK वेणु, अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, पत्रकारों का नीरा राडिया कांड में यही NK वेणु जी का नाम था, कांग्रेस की थी मनमोहन सिंह सरकार की, तब तो किसी ने हल्ला नहीं मचाया, उन्हीं की सरकार थी, ठीक है बीजेपी भी कहती थी जांच करो, तब थी जो आज विरोध कर रहे हैं वो क्यों नहीं उन्होंने कहा कि भाई ये गलत टेपिंग हुआ, वो तो यहाँ तो अभी भी कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को देश को, देखिए कई लोग, मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी एक न्यूज क्लिक करके एक वेबसाइट है जिसको चीन से श्रीलंका के मार्फत क्यूबा, वो कैसे पैसा 30 करोड़, आप चैनल चलाते हैं, मैं तो 50 साल से जर्नलिज्म में हूँ, हमें तो कोई 5 लाख नहीं देता है चलाने के लिए, वो 30 वेबसाइट आई है, वेब पोर्टल, मतलब वो आपका चैनल भी नहीं है टीवी का। इसलिए मुझे शंकाएं होती है, वो अदालत फैसला करेगी कि वो पैसा कैसे गलत ढंग से आया, लोगों की यदि जांच होती है तो मैं हमेशा मानता हूं कि सरकार को करना चाहिए। लेकिन हाँ, नेताओं का, पत्रकारों का इलीगल रूप से कोई करता है, सरकार या गैर सरकार विरोध हो, लेकिन संसदीय परंपरा में पत्रकार के नाते, सांसद के नाते संसदीय ढंग से और न्यायालय पर भरोसा करिए। भाई राहुल गांधी या आलोक मेहता फोन जमा कर दें और कहें कि जांच फॉरेंसिक से करा दीजिए, सरकार भरोसा करेंगे? वो अदालत पे भी भरोसा नहीं करते, सेना पे भरोसा नहीं करते, नहीं जी चीन घुसा हुआ है। सबसे दुखद बात यह है, अभी पार्लियामेंट में 2 दिन बाद आप फिर आएगा, आपने पूछा क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं चीन घुसा हुआ है। भारतीय सेना के लोग जाम दिए, चीन के लोग वहां मारे गए, सीमा पे हमारे अंदर घुसने नहीं दिया, वापस धकेल दिया, फिर भी आप कहेंगे नहीं चीन घुसा हुआ है। तो भारत के जनता को भ्रमित करने की जो कोशिश है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है, ये मेरा मानना है। આપણે જ આ પ્રશ્ન કે જ્યારે ફોન ટેપિંગ વિવાદની જ્યારે વાત સામે આવતી હોય છે ને, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહનું નામ અત્યારે હાલ તો ક્યાંક ચર્ચામાં જોવા મળતું હોય છે। સાથે તેમના માટે આ કોઈ નવી વાત નથી, ગુજરાતમાં પણ આ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને જે રીતે ગોરધન ઝડફિયા દ્વારા પણ જે રીતે તેઓ રડી પડ્યા હતા અને ક્યાંક તેમના દ્વારા પણ એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ના મારા બધા આ જે ઉપકરણો છે તમે લઈ લો, પરંતુ આની ઉપર જે ચર્ચા વિચારણા પણ કરવા માટે તૈયાર છું। એટલે કે ક્યાંક આ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને શાહ માટે કોઈ નવો કિસ્સો તો ન કહી શકાય। કોઈના માટે નવો નથી। યાદ છે રામકૃષ્ણ હેગડે કેટલા સારા પત્ર એમણે ટેલિફોન હતું, કારણ કે એમણે જયારે કર્ણાટકમાં મામલો આવ્યો
રામકૃષ્ણ હેગડેએ રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. એ વખતે ટેકનોલોજી નહોતી, પ્રક્રિયા હતી, તમે માત્ર ટેલિફોન ટેપ કરી શકતા હતા. હવે આજે એવું છે કે હવે જાસૂસી કરવી અઘરી નથી રહ્યા. બધી માહિતી આપણા સ્માર્ટફોનમાં આપીએ છીએ અને એવી રીતે કઈ પણ એપ્સ ડાઉનલોડ કરી લઈએ છીએ કે એના કારણે જાસૂસી બહુ સહેલી થઈ ગઈ છે. બીજું આમાં જે મજાની વાત એ છે કે બધા જ ગૃહ ખાતું છે, જે હોમ મિનિસ્ટ્રી છે, એ હવે પરંપરા થઈ ગઈ છે, બધા મુખ્ય પ્રધાનો પોતાની પાસે જ રાખે છે, એ કોઈ પ્રધાનને આપતા નથી. જાસૂસી કરવાનું કામ હોય એ હોમ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા થાય. એટલે અને થાય છે પોતાના સાથીઓની, ત્યાં કોઈ એક પક્ષની વાત નથી કરતો, બધા જ પક્ષની, બધી જ સરકારો પોતાના પક્ષના નેતાઓ શું શું કરી રહ્યા છે, પોતાના હરીફ જૂથના લોકો શું કરી રહ્યા છે કરતા હોય છે. એટલે બે તબક્કે ચાલતી હોય છે. એક જે ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ હોય, આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ છે, એના પર નજર રાખવા જરૂરી હોય છે અને એના માટે જાસૂસી કરવી પણ પડે, ફોન ટેપ કરવા પડે, સર્વેલન્સ કરવું પડે. પણ એની સાથે સાથે આ એક દુરુપયોગ થતો હોય છે ને હવે થઈ છે કે હવે ફોન ટેપ સહેલાઈથી થાય છે અને એની વિડીયો તરત ઓડિયો આવી જાય છે અને થાય છે. પણ હવે ઘણીવાર એવું બને છે કે ગોસિપ સ્તરથી આગળ નથી હોતું, રાડિયા ટેપ, પછી પરિણામ શું આવ્યું, એક ગોસિપ સ્તરે આખી વાત રહી ગઈ. અહીંયા સિંગલ ટેપ તમે જે ઉલ્લેખ કર્યો તો, એક કન્યાની ફોન ટેપ થયું, તેમાં સિંગલ કરીને જે પોલીસ અધિકારી હતા એની ટેપ હતી, એ આવી એક ગોસિપ તરીકે, એક પેલા તરીકે એની બધી ચર્ચાઓ થાય છે, પણ પછી ગંભીરતાથી લેવાતી નથી. એટલે આપણે તો એવું ઈચ્છીએ કે સરકાર છે ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ, હવાલા રેકેટ માટે જે કંઈ કરવાનું કરે, બાકી માટે ન करे तो मांगनी રહેવાની. जी हर्षवर्धन जी, आपको मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अगर हम आज का दिन देखें, आज का दिन तो ख़त्म हो गया सदन के लिए, कल 11 बजे से सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी, मगर उसके बाद ये मतलब कि शाम को सर्वपक्षीय बैठक भी होने वाली है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है मैं आलोक जी की इस बात से सहमत, अनुभवी लोग जो है इसमें शामिल है इस समय, तो मुझे लगता है कोई ना कोई जाएगा और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ हल निकलेगा, क्योंकि इस सदन में हम जो है वो पेंडिंग है, 5-6 अध्यादेश वगैरह भी आने हैं और कई भी जो है कुछ ना कुछ पहल किए जाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं रास्ता, क्योंकि यहाँ पर देखें हम तो बहुमत भी है सरकार के पास, सरकार के खिलाफ आलोचना ही करना है। और जैसा कि आलोक तो एक तरह से कहीं ना कहीं एजेंडा भी वो भारत को बदनाम करने का जो है यहाँ पर चल रहा है। और गार्जियन है, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत विरोधी प्रचार वगैरह कर रहे हैं, और ये सब जांच का विषय है। जो फोन टैपिंग वाला है, यह निष्कर्ष पर तभी हम पहुंच पाएंगे जब सरकार की तरफ से कोई जांच इसके रिजल्ट आएंगे सामने। जी बिल्कुल आलोक जी, मैं एक आखिर में आपको एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर आज के दिन की हम बात करें, आज के दिन में तो बहुत सारे हंगामे हो चुके, कार्यवाही भी स्थगित हो गई, कल फिर एक बार चर्चा के लिए अब सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सदन में देखें तो पक्ष और विपक्ष दोनों को हेल्दी चर्चा करनी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे हंगामे करके कुछ इसके ऊपर से कोई भी तारण नहीं आएगा। देखिए, हेल्दी चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत के विकास के लिए एक हेल्दी चर्चा होनी भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, और साथ में आगे अब कैसी कार्यवाही होगी? क्योंकि आज की हम बात करें तो फ़ोन टैपिंग के विवाद से एक विरोध भी शुरू हुआ था, सब लोग आ गए थे आमने सामने। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स भी है कि जहाँ पे लोग अब सामने भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे अब आगे की कार्यवाही के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन तो ऐसे ही थोड़ा, एक मेरा दूसरा इसमें जरूर है, हो सकता है लोकसभा में इसलिए हो जाए कि प्रश्नोत्तर काल जो होता है वो जनता से जुड़ा हुआ बहुत, और दूसरा सरकार के वक्तव्य भी देने दिए जाए। होता क्या है, अपोजिशन एक और इसमें करता है, जब बहस होगी आप देखिएगा वो कहेंगे हमारी बात सुन ली, उसके बाद सदन को नहीं चलने देना, ताकि सरकार का कोई पक्ष जनता के सामने न जाए। संसदीय परंपरा में दोनों पक्ष यदि बोलते रहेंगे, मुझे विश्वास है, कम से कम देखिए, पहले मैंने कहा इंदिरा गांधी देश से देखा है, प्रधानमंत्री के बोलने में व्यवधान होता था, लेकिन जब वो वक्तव्य देते हैं ऐसे मुद्दे, चाहे कोरोना हो, चीन हो या तो उनके या उनके मंत्री गृह मंत्री कोई बोलता है तब लिया जाए, फिर विरोध हो। इसलिए मुझे उम्मीद तो है कि कुछ जब आगे होगा
तो मंत्रियों को बोलने देंगे में जो कोई उपस्थिति ऐसी नहीं है जितना ज्यादा हंगामा राज्यसभा में करते हैं, तो संभव है चर्चा कुछ होने लगेगी। मैं आशा इसीलिए करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी, गुजरात का भी उस दृष्टि से भी, कि सबको समझा बुझा करके देश इस समय संकट के गंभीर, दुनिया घिरी हुई है ऐसे में खाली ऐसे अननेसेसरी मुद्दे ऐसे नहीं है जिसका कोई तत्कालिक किसी जनता को फायदा, 50 का हुआ 200 का हुआ, ये अपनी जगह है, उसकी जांच हो, जिसको जिम्मेदार हो सजा हो, अदालत जाए, वो अलग बात है। संसद में नहीं सुनी जाए तो अदालत के है प्रावधान है, बल्कि जजेस के नाम भी आए हैं, तब 2 जज के हैं तो भाई जज के जज में चले जाए, उसका भी प्रमाण अभी नहीं आया है कुछ भी। इनको अनावश्यक बहस के बजाय उम्मीद करना चाहिए कि जो जिम्मेदार है, शरद पवार जैसे बड़े जो नेता जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हैं, वो सबको समझा बुझा करके साथ लाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा मुझे निकलना होगा। बहुत धन्यवाद। जी आलोक जी, हर्षवर्धन जी और दिलीप जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक મિત્રો, એક બાજુ જે રીતે સદનની શરૂઆત તો થઈ ગઈ છે, રાજ્યસભા અને લોકસભામાં ક્યાંક કાર્યવાહી શરૂ તો કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે સ્થગિત થઈ ગઈ છે। હવે જોવાનું એ રહ્યું કે જ્યારે પહેલો દિવસ આટલો હંગામેદાર રહ્યો હતો, તો હવે આગળના દિવસમાં કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અને સાથે વિપક્ષની પાસે તો ઘણા બધા મુદ્દા છે, ખેડૂત આંદોલન પણ છે, બેરોજગારી પણ છે, અને તેની સાથે મોંઘવારી એક મુદ્દો છે। હવે તેને લઈને કેવી રીતે હવે આગળ વધશે તે તો હવે જોવાનું જ રહ્યું। તો આજના વિશેષ રજૂઆતમાં બસ રજા આપશો। નમસ્કાર।